हेलो गाइस, दिस इज़ भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूरियोसिटी बॉक्स के बारे में, ठीक है, जो कि हमको इस बुक में दिया गया है। क्यूरियोसिटी बॉक्स जस्ट आफ्टर द टॉपिक दैट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि हमने मेनिंजेस पढ़ा लास्ट टाइम। तो मेनिंजेस और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बाद ये जो हमारे पास क्यूरियोसिटी बॉक्स है और आगे डू यू नो वगैरह जो सीक्वेंस है वो हम सारी इस वीडियो लेक्चर में कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इस क्यूरियोसिटी बॉक्स में क्या दिया गया है और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसके आंसर हमें देने हैं। सबसे पहले बोला है CSF इज रिलीज्ड बाय द पाया मैटर एंड इनसाइड द वेंट्रिकल और कैविटीज ऑफ द ब्रेन। तो हमें पता है कि ब्रेन के अंदर कैविटीज होती है, ब्रेन के अंदर खाली जगह होती है जिसको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो इन वेंट्रिकल्स में पाया मैटर के जरिए हम देखते हैं क्या रिलीज होता है, CSF रिलीज होता है, ठीक है। इसी के साथ कोरोइड प्लेक्सस भी CSF को रिलीज करने में यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। कोरोइड प्लेक्सस के कौन से सेल? एपेंडाइमल सेल। तो अगर हम देखते हैं कि ये जो कैविटीज होती है ब्रेन के अंदर, ठीक है, ब्रेन के अंदर ये जो कैविटीज होती है हम यहाँ पे देखेंगे। अगर ये ब्रेन है, ठीक है, और ब्रेन के अंदर की ये जो कैविटी है, ठीक है, ये पूरा एक ब्रेन है बाहर में, और मान लो ये ब्रेन के अंदर ये कैविटी है, दिस इज द कैविटी इनसाइड द ब्रेन, ठीक है। तो कैविटी की ये जो लाइनिंग होती है, ठीक है, कैविटी की ये जो लाइनिंग होती है उसमें हम देखते हैं एपेंडाइमल सेल होते हैं, कोरोइड प्लेक्सस के और पाया मैटर के। ये लाइनिंग में एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, ठीक है। सेम स्पाइनल कॉर्ड में जो सेंट्रल कैनल होता है वहाँ पे भी ये एपेंडाइमल सेल होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में भी हम देखते हैं ऐसी ही एक कैविटी होती है सबसे अंदर जिसको सेंट्रल कैनल बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल कैनल बोलते हैं इसको। इनमें भी हम देखते हैं कि इसी तरीके की लाइनिंग होती है एपेंडाइमल सेल की, और ये एपेंडाइमल सेल जो है यहाँ पे CSF रिलीज करते हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के कैविटी के अंदर भी और साथ ही में हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स में भी। तो ब्रेन के वेंट्रिकल्स में और स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी में जो CSF रिलीज होता है वो यहाँ पे ऐसा बोला गया है। तो आगे देखते हैं क्या पूछा गया इसमें, ठीक है। सो आगे हमको पूछा गया है CSF रिलीज्ड बाय पाया मैटर इनसाइड द वेंट्रिकल कैविटीज और ब्रेन, देयर इज रिलीज ऑफ CSF बाय द कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द एपेंडाइमल सेल। तो कोरोइड प्लेक्सस और एपेंडाइमल सेल से जो भी CSF रिलीज हो रहा है यहाँ पे वेंट्रिकल्स में, कैविटीज में, ब्रेन के अंदर की, ठीक है। सो डज दिस CSF रिमेन एनक्लोज इनसाइड द वेंट्रिकल। तो ये CSF क्या हमेशा वेंट्रिकल में ही रहता है क्या, ठीक है, कि कभी बाहर भी आता है, ठीक है। What can be the outcome of such situation? तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्या ये हमेशा बाहर ही अंदर ही रहता है? नहीं, नो। तो यहाँ पे ये इट कम्स आउट ऑफ द वेंट्रिकल, नो, इट कम्स आउट ऑफ द वेंट्रिकल, आउट ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो ये वेंट्रिकल्स से बाहर आता है। कैसे बाहर आता है? बाय सम स्मॉल ओपनिंग्स, जो कि फोर्थ वेंट्रिकल में होती है। जो फोर्थ वेंट्रिकल होती है उसमें ओपनिंग्स होती है जिनको फोरामेन ऑफ लश्का एंड फोरामेन ऑफ मजेंडाई बोला जाता है। इन ओपनिंग से ये जो है ये बाहर आता है। तो ये हमने लिखा हुआ है सामने, देखिए। सो CSF कम्स आउट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल बाय अपर्चर। तो CSF जो है वो फोर्थ वेंट्रिकल से बाहर आता है बाय अपर्चर कॉल्ड एज फोरामेन ऑफ मजेंडाई एंड फोरामेन ऑफ लश्का। तो ये आके ओपन कहाँ पे होता है? देखो, फोरामेन ऑफ मजेंडाई जो है वो सब एराक्नोइड स्पेस में ओपन होता है स्पाइनल कॉर्ड के। तो स्पाइनल कॉर्ड के सब एराक्नोइड स्पेस में ओपन होता है फोरामेन ऑफ मजेंडाई, और जो भी फ्लूइड वेंट्रिकल में होता है वो मजेंडाई के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के सब एराक्नोइड स्पेस में आ जाता है, ठीक है। दूसरा है फोरामेन ऑफ लश्का, जो कि ओपन होता है सब एराक्नोइड स्पेस इन ब्रेन। तो ब्रेन में जो सब एराक्नोइड स्पेस होती है वहाँ पे ये फोरामेन ऑफ लश्का, ये जो ओपनिंग होती है छोटी सी, ये ओपन होती है। मतलब चौथी जो वेंट्रिकल होगी, फोर्थ वेंट्रिकल, यहाँ से दो ओपनिंग निकलेगी। एक ओपनिंग स्पाइनल कॉर्ड के सब एराक्नोइड स्पेस में ओपन होगी, और दूसरी ओपनिंग दैट इज फोरामेन ऑफ लश्का ब्रेन के सब एराक्नोइड स्पेस में ओपन होगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो वेंट्रिकल में CSF होता है वो हमेशा वेंट्रिकल में नहीं रहता, वो वेंट्रिकल से बाहर भी आता है बाय दीज ओपनिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट डू यू नो में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में आपको पता है क्या? डू यू नो? तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है ये हम समझते हैं। इट कीप्स चेक ऑन पैसेज ऑफ आयंस एंड लार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम द ब्लड टू द ब्रेन टिश्यू। एक चीज क्लियर कर दूं यहाँ पे कि ब्रेन और ब्लड में कोई भी, यहाँ पे हम देखते हैं ब्रेन में किसी भी तरीके का ब्लड फ्लो नहीं होता। ब्रेन के अंदर, ब्रेन के टिश्यू के अंदर किसी भी तरीके का ब्लड फ्लो नहीं होता। तो ब्रेन को सारे न्यूट्रिशन, सारा ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? CSF से मिलता है, दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। तो यही हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ब्लड ब्रेन बैरियर देखा जाता है,
ठीक है। सो ब्लड ब्रेन बैरियर में ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो होता है एक्सेप्ट द टेस्टिस एंड एक्सेप्ट द ब्रेन। तो ब्लड ब्रेन बैरियर में हम देखते हैं ब्रेन में कोई भी ब्लड फ्लो नहीं करता डायरेक्टली। तो यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर किन चीज़ों से बना होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर चेक करता है पैसेज ऑफ आयंस एंड लार्ज मॉलिक्यूल। तो कोई भी मॉलिक्यूल इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को पास नहीं कर सकता। कुछ सिलेक्टिव छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल या फैट सोल्यूबल जो सब्सटेंसेस होते हैं वही ब्लड ब्रेन बैरियर को पास कर सकते हैं और कोई भी चीज़ ब्लड ब्रेन बैरियर को पास नहीं कर सकती, कोई भी मतलब कोई भी एरी गैरी चीज़, ठीक है। तो ये किससे बना होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर किससे बना होता है, एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी की ये जो लाइनिंग होती है हमें पता है ब्लड कैपिलरी कुछ ऐसा पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। तो पाइप लाइक स्ट्रक्चर में पाइप की जो वॉल होती है, ये जो पाइप की वॉल होती है ये साइड बाय साइड की, सो दिस वॉल इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल। तो ये एंडोथेलियल सेल जो होती है जो कि ब्लड कैपिलरी की लाइनिंग फॉर्म करते हैं, ये इट हेल्प्स इन द प्रोसेस अलॉन्ग विथ एस्ट्रोसाइट्स। तो एस्ट्रोसाइट्स और एंडोथेलियल सेल, दो सेल मिलके यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म करते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हो साइड में, ये एक ब्लड ब्रेन बैरियर का इमेज है जिसमें हम देख रहे हैं कि ये हमारी ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जनरली, बट हम पाइप का ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये ऊपर वाला, ठीक है। सो दिस पार्ट जो कि जिसमें हमें सिर्फ ओपनिंग दिख रही है, सो ये एक ओपनिंग है पूरी जिसमें यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसको हम दूसरे कलर से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्लड फ्लो हो रहा है, यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा जो है ये एंडोथेलियल सेल है, आप देख रहे होंगे दिस इज द एंडोथेलियल सेल ब्लू कलर का, ठीक है। ये बाहर में ग्रीन कलर का जो दिख रहा है दैट इज पेरीसाइट, और इसके बाहर ये जो दिख रहा है आपको दीज आर द एस्ट्रोसाइट्स, जो कि अपना अगेन ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म करने में ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। सो एस्ट्रोसाइट्स आर ऑल्सो प्लेइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। तो दो चीज़ें मिलके यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर बना रहे हैं, एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है, और एस्ट्रोसाइट्स। इसके अलावा पेरीसाइट भी है जो कि एंडोथेलियल सेल को ही एनक्लोज करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली कौन रेस्पॉन्सिबल है ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म करने के लिए, एस्ट्रोसाइट्स एंड एंडोथेलियल सेल, जो कि चेक कर रहा है कि किस तरीके से सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल ही ब्रेन के अंदर पास हो सकते हैं, हर कोई मॉलिक्यूल ब्रेन के अंदर पास नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है ब्लड ब्रेन बैरियर, आइए देखते हैं। सबसे पहले बैरियर बिटवीन द ब्लड एंड ब्रेन टिश्यू, तो ये एक बैरियर होता है बिटवीन द ब्लड एज वेल एज द ब्रेन टिश्यू, ठीक है। दूसरा, बैरियर एग्जिस्ट एट 2 प्लेसेस विद इन द ब्रेन, ठीक है। अब ये बैरियर 2 जगह पे प्रेजेंट होता है ब्रेन में, कहाँ पे, पहला तो एट द कोरोइड प्लेक्सस। तो कोरोइड प्लेक्सस पे एक बैरियर होता है जिसको ब्लड CSF बैरियर बोलते हैं, ठीक है। हमें पता है कि सबसे पहले ब्लड जो है, ब्लड से जो भी चीज़ें हैं वो CSF में जाती है, ठीक है। ब्लड से जो भी चीज़ें हैं वो CSF में जाती है। तो सबसे पहला बैरियर जो आता है वो आता है ब्लड CSF बैरियर, और ये कहाँ पे होता है, हमने बोला ये ब्लड CSF बैरियर जो है ये कोरोइड प्लेक्सस में होता है, ठीक है। तो ब्लड CSF बैरियर हमें कोरोइड प्लेक्सस में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अदर बिटवीन द CSF एंड द ब्रेन, तो दूसरा जो बैरियर हमको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है बिटवीन CSF एंड द ब्रेन। तो CSF और ब्रेन के बीच में ये जो बैरियर होता है इसको हम बोलते हैं ट्रू ब्लड ब्रेन बैरियर, टू ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। टू ब्लड ब्रेन बैरियर इसको बोला जाता है, दैट इज जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन द CSF एंड द ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि 2 ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, एक तो बेसिकली ब्लड और CSF के बीच में होता है जो कि कोरोइड प्लेक्सस में होता है, और दूसरा CSF और ब्रेन जिसको ट्रू ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउएवर बोथ आर सिमिलर and the blood brain barrier is most common term used to refer to the net of the substance between the blood and brain। तो यहाँ पे दोनों ही बैरियर को हम कॉमनली ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं जहाँ पे सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है बिटवीन द ब्लड एंड ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर वाला एक सेक्शन है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमको हमेशा याद रखनी है। तो CSF हम बोलते हैं इट इज़ कंटिन्यूसली जनरेटेड बाय द एपेंडाइमल सेल लाइनिंग द वेंट्रिकल एंड सेंट्रल कैनल एंड साइमल्टेनियसली ड्रेन्ड आउट ऑफ द ब्रेन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो यहाँ पे बोला है जैसे CSF कंटिन्यूसली एपेंडाइमल सेल बनाता है जो कि वेंट्रिकल्स की लाइनिंग फॉर्म करता है,
ठीक है, और पाया मैटर से, ठीक है। तो कंटिन्यूसली ये CSF सिक्रीट होते रहता है सेंट्रल कैनल में भी और ब्रेन के वेंट्रिकल्स में भी कंटिन्यूसली सिक्रीट होते रहता है, और साइमल्टेनियसली ड्रेन आउट भी होते रहता है, साइमल्टेनियसली वो बाहर भी निकलते रहता है, जैसे कि हमने बोला फोरामेन ऑफ लश्का, फोरामेन ऑफ मजेंडाई से ये कंटिन्यूसली बाहर भी निकलते रहता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो सिंथेसिस भी होते रहता है एक तरफ, और एक तरफ वो बाहर भी निकलते रहता है, ये दोनों चीज़ें होते रहती है, ठीक है। CSF मेंटेन्स अ कांस्टेंट प्रेशर इनसाइड द क्रैनियम। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि ये हमारे जो भी ब्रेन का कांस्टेंट प्रेशर है उसको मेंटेन करता है CSF, ठीक है, इनसाइड द क्रैनियम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द नर्वस टिश्यू इज विदाउट लिम्फेटिक वेसल। तो नर्वस टिश्यू में कोई भी लिम्फेटिक वेसल यानी लिम्फ वेसल नहीं होते, देयर इज नो लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल हमने पढ़ा है, लिम्फेटिक सिस्टम हमने पढ़ा है सर्कुलेटरी सिस्टम में ही, तो लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, तो लिम्फेटिक वेसल्स एब्सेंट होते हैं बोला हमने यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और थिंक अबाउट इट सेक्शन में पूछा गया है क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट में पूछा है ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ द टूथ द डेंटिस्ट गिव्स एन इंजेक्शन अबाउट एनेस्थीसिया टू द पेशेंट बिफोर एक्सट्रैक्शन, इट इज द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड। यहाँ पे बोला है कि जब हमारा दांत निकाला जाता है, टूथ निकाला जाता है, तो उस टाइम पे एक लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है माउथ में, जिससे हमें कोई दर्द महसूस ना हो। तो क्या कोई एक्शन पोटेंशियल वहाँ पे जनरेट होता है? डेफिनेटली नॉट। एनेस्थीसिया जो है वो हमारे नर्व के इम्पल्स को ब्लॉक कर देता है, तो कोई भी स्टिमुलस हमारा ब्रेन तक नहीं जाता, ठीक है। तो इसका हम वर्किंग समझ लेते हैं कैसा होता है। हमें पता है जब कोई भी हमारे बॉडी में नर्व इम्पल्स क्रिएट होता है तो कैसे क्रिएट होता है। अगर हमें बिना एनेस्थीसिया दिए अगर हमारा दांत निकालेंगे तो क्या होगा। एनेस्थीसिया नहीं दिया है, हमारा दांत निकाला जा रहा है, तो हमारे जो सोडियम चैनल्स होते हैं ये सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, सोडियम आयन का अंदर इन्फ्लक्स होगा। सोडियम आयन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की तरफ आएंगे तो अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और बाहर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है, जिसके वजह से डीपोलराइजेशन कॉज होगा हम बोलते हैं, ठीक है। और क्योंकि डीपोलराइजेशन कॉज होगा तो नर्व इम्पल्स ब्रेन तक जाएगा, ठीक है, और हमें पेन फील होगा। सिंपल सी बात है। बट वहीं पे अगर एनेस्थीसिया दिया जाता है तो एनेस्थीसिया में क्या हो जाता है कि ये जो सोडियम चैनल्स होते हैं, दिस सोडियम चैनल्स गेट ब्लॉक्ड। तो ये सोडियम चैनल अभी यहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। दिस एनेस्थीसिया के जो केमिकल होते हैं ये आके हमारे सोडियम चैनल को अब यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं। नाउ सोडियम चैनल गेट्स ब्लॉक, ठीक है। अब इतना ज़्यादा स्टिम्युलस, कितना भी स्टिम्युलस जनरेट हो जाए, ठीक है, कितना भी स्टिम्युलस जनरेट हो जाए, यहाँ पे कोई भी सोडियम आयंस अंदर की तरफ मूव नहीं कर पाते, ठीक है। और अंदर की तरफ कोई सोडियम आयन मूव नहीं करते तो अंदर नेगेटिव चार्ज कायम रहता है, बाहर पॉजिटिव चार्ज कायम रहता है। नो डीपोलराइजेशन ऑकर्स, कोई डीपोलराइजेशन नहीं होता, ठीक है, कोई भी डीपोलराइजेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, और इस वजह से यहाँ पे कोई स्टिम्युलस, यहाँ पे कोई पेन नहीं होता, नो पेन, हमको कोई पेन महसूस नहीं होता। हालांकि थोड़ा प्रेशर महसूस होता है कि हमारा जो है उस एरिया में कुछ काम चल रहा है, बट स्टिल वी फील नो पेन, ठीक है। तो ये किसके वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ सोडियम चैनल। सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके वजह से जो एनेस्थीशियन ड्रग्स होते हैं, ये जो है ये एनेस्थीशियन ड्रग है, ठीक है, एनेस्थीशियन ड्रग है जो कि सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से वी फील नो पेन बिकॉज ऑफ द नो डीपोलराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है हाउ डज द लोकल एनेस्थीसिया वर्क। ये हो गया, लोकल एनेस्थीसिया कैसे वर्क करता है ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पेन किलर्स ऑन द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम पे पेन किलर्स का क्या इफेक्ट होता है वो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। जब भी हमारे बॉडी में हम देखते हैं कोई नर्व इम्पल्स आता है, तो नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, जब हमारा कोई यहाँ पे स्किन का पार्ट है ये, और स्किन के पार्ट में कोई चोट लग जाती है हमको, मान लो यहाँ पे एक जख्म हो गई, वुंड हो गई, तो यहाँ पे अंदर बॉडी के बहुत डीप में नोज़िसेप्टर्स नाम के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, नोज़िसेप्टर्स, ठीक है। तो जब हमें कोई गहरी चोट लगती है, कोई जख्म होता है काफ़ी गहरा, ठीक है, जब नॉर्मल जख्म होगा तब हमें ये नोज़िसेप्टर इतना ये नहीं होंगे, इतना ज़्यादा पेन नहीं देंगे, क्योंकि ये जो है ये रिसेप्टर काफ़ी डीप में होते हैं।
ये रिसेप्टर काफ़ी डीप में होते हैं। तो जब हमको कोई गहरी चोट लगती है, कोई बहुत गहरा जख्म लगता है, घाव लगता है, या हमारा हाथ जल जाता है, तो ऐसे में ये नोज़िसेप्टर जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, दिस नोज़िसेप्टर बिकम एक्टिव। ठीक है, जिसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है उस पॉइंट पे जब हमें जलता है या हमें लगता है। ठीक है, बट आगे ये ज़ख्म ऐसी ही होती है, काफ़ी दिनों तक ये ज़ख्म ऐसी ही होती है। ठीक है, तो ये ज़ख्म वाले जो सेल होते हैं, जो सेल डैमेज होते हैं, ठीक है, डैमेज्ड सेल, तो ये जो डैमेज्ड सेल होते हैं ये एक केमिकल रिलीज़ करते हैं। ठीक है, केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं इनमें, लेकिन इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल्स में से आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो ये कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, हमने बोला जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन एक केमिकल ले लेते हैं हम। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल क्या करते हैं, ये नोज़िसेप्टर को बहुत ज़्यादा स्टिम्युलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हल्का सा भी जब हमें कोई इस ज़ख्म वाले एरिया में टच करता है, जब हमें पहले से ज़ख्म हो रखा है और हम उसको टच करेंगे, दबाएंगे, तो हल्का सा भी अगर हम यहाँ पे प्रेशर देते हैं तो ये सेल जल्दी से एक्टिव हो जाते हैं और ज़्यादा पेन देते हैं हमें। वी फील मोर पेन। ठीक है, ज़्यादा पेन फील करते हैं हम, किसके कारण, बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा केमिकल जो कि सिक्रीट हुए हैं डैमेज सेल से। तो पेन किलर कैसे एक्ट करते हैं, पेन किलर क्या करते हैं, पेन किलर जो है ये डैमेज्ड सेल पे एक्ट करते हैं डायरेक्ट। तो डैमेज सेल के ये जो केमिकल है इसको सिक्रीट ही नहीं होने देते। तो डैमेज सेल के केमिकल्स ही सिक्रीट नहीं होते, तो केमिकल्स आगे नोज़िसेप्टर्स को स्टिम्युलेट नहीं करते, और नोज़िसेप्टर स्टिम्युलेट नहीं होते तो यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा पेन फील करते हैं वो एक्स्ट्रा पेन हमें फील नहीं होता। हालांकि हमें थोड़ा बहुत पेन होता है लेकिन ज़्यादा पेन फील नहीं होता। तो पेन किलर लेने के बाद हमारा काफ़ी हद तक पेन कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि डैमेज्ड सेल से जो भी केमिकल रिलीज हो रहे हैं ये केमिकल को ब्लॉक कर देता है पेन किलर, और एक्स्ट्रा पेन को जो है वो डिलीट कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये जो वीडियो लेक्चर का ये जो पार्ट है, इंक्लूडिंग ऑल द टॉपिक्स दैट इज क्यूरियोसिटी बॉक्स। ठीक है, इसके बाद हमने बात की डू यू नो बॉक्स की, फिर इसके बाद ऑलवेज रिमेंबर एंड थिंक अबाउट इट। ये सारे बॉक्सेस हमने क्लियर कर लिए हैं, सारे चीज़ें, सारे कंसेप्ट समझ में आ चुके होंगे आपको। ठीक है, एक बार आप प्लीज़ इसका जो भी है लेना है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने डिस्कस किया है दैट इज़ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैसे बाहर आता है। ठीक है, इसके अलावा ये एस्ट्रोसाइट्स का डायग्राम आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और साथ ही में हमारे ये जो भी नोट्स है छोटे मोटे, ठीक है, कोई खास तो है नहीं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फाइनली हमारा ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है दोस्तों। आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो के लिए एक लाइक बनता है। ठीक है, और साथ ही में ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना भी बनता है। ठीक है, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना भी बनता है। ठीक है, सो प्लीज़ ये सारी चीज़ें फॉलो करिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत, डाउट, क्वेरीज, डिफ़िकल्टी होती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा है। ठीक है, आप पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही चैनल के साथ में बने रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू वेरी मच।